वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जब भी बात की जाती है तो ज्यादा फोकस किया जाता है वेस्टर्न फ्रंट पे, जहां पे ब्रिटेन और फ्रांस इन्वॉल्व थे। बट ईस्टर्न फ्रंट जो था, जहां पे रशिया और जर्मनी की लड़ाई हो रही थी और ऑस्ट्रिया हंगरी की, वो एक्चुअली ज्यादा लंबा था और यहाँ पे ज्यादा प्लेयर्स, ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व थे। ईस्टर्न फ्रंट में जो लड़ाइयां हुई थी उनमें से कुछ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बैटल ऑफ टैननबर्ग जो 1914 में हुआ था, उसके बाद गैलीपरी कैंपेन जो रशिया की मदद करने के लिए एलाइज, वेस्टर्न एलाइज ने करवाया था। अगर आपने मेरी सीरीज के पहले की वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि 1914 के एंड तक आते आते वेस्टर्न फ्रंट पे ट्रेंचेस खुद गए थे और वहां पे स्टेलमेट हो गया था, कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। बट जब ये सब हो रहा था वहां पे, तो ईस्टर्न फ्रंट में क्या चल रहा था, पूरी लड़ाई ईस्टर्न फ्रंट पे कैसे हुई और कैसे वहां पे लड़ाई खत्म हुई, इसके बारे में ये वीडियो है। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्टिंग से। जर्मनी शुरू से जानता था कि एक तरफ फ्रांस है और एक तरफ रशिया, और इन दोनों में संधि होकर रखी है, तो अगर लड़ाई हुई तो इनको इन दोनों से लड़ाई करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए जर्मनी ने एक श्लिफन प्लान बनाया था, और उस प्लान के मुताबिक उनका आइडिया यह था कि पहले वो फ्रांस पर अटैक करेंगे ज्यादा फोर्स लगा के, और उसको हराने के बाद वापस फिर वो अटैक करेंगे रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया एक बड़ी कंट्री था और वो जानते थे कि रशियन अंपायर से टक्कर लेना बहुत मुश्किल होगा। जर्मन्स ने सोचा था कि रशियन अंपायर इतना बड़ा है तो उनको अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करने में, जर्मन बॉर्डर तक लाने में 6 हफ्ते लग जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। जर्मन्स तब बिल्कुल सरप्राइज हो गए जब 1914 में ही लड़ाई शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के बाद रशियन फोर्सेस पहुंच गई ईस्ट रशिया में और वहां पे उन्होंने अटैक किया। यहां पे रशिया की टोटल 2 आर्मीज आई थी और दोनों के अलग अलग लीडर्स थे। शुरुआत में इनको ईस्ट रशिया में सक्सेस मिली, बट उसके बाद इनको रोकने के लिए यहां से आ गए जर्मन फोर्सेस, और उनको लीड कर रहे थे हिंडनबर्ग और लुडेनडॉर्फ। यहां पे 2 घमासान लड़ाइयां हुई। बैटल ऑफ टैननबर्ग जिसमें बहुत सारे रशियन सोल्जर्स की जान गई थी, और उसके बाद द बैटल ऑफ मंसूरियन लेक्स। इन दोनों लड़ाइयों में जर्मन्स ने रशियंस को पीछे कर दिया और यहां पे रशियंस की हार हुई। पूरे वर्ल्ड वॉर में रशिया के लिए बैटल ऑफ टैननबर्ग जो था वो उनकी सबसे बड़ी हारों में से एक। हालांकि इस लड़ाई से रशियंस की मोरल पे काफी इफेक्ट पड़ा, बट उनको खुशी मिली जब नीचे ऑस्ट्रिया हंगरी पे जो उन्होंने अटैक किया था वहां पे गलीशिया में उनको सक्सेस मिली। 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में द बैटल ऑफ हैम्बर्ग हुआ था, जहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी की फोर्सेस को रशिया ने हरा दिया था। तो यहां से रशियंस को थोड़ा वापस मनोबल उनका स्ट्रांग हुआ। जब ये सब हो रहा था ईस्टर्न फ्रंट पे, तो वेस्टर्न फ्रंट पे साल 1914 के एंड तक आते आते बैटल ऑफ यीप्रो हुआ, और उसके बाद दोनों साइड, यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच लोग और इस साइड जर्मन्स अपने ट्रेंचेस खोद के बैठ गए और लड़ाई वहीं पे आके फिर थम गई। ये देख के जर्मन लीडरशिप ने देखा कि जब वेस्टर्न फ्रंट पे आगे मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो क्यों ना वापस फोकस किया जाए ईस्टर्न फ्रंट पे। और फिर जर्मन्स ने साल 1915 में रशियंस के खिलाफ गलीशिया में एक ऑफेंसिव एक्शन किया, एक अटैक किया उनके ऊपर। इस अटैक को गॉर्लिस-टार्नो ऑफेंसिव भी कहते हैं, और इसमें जर्मन्स की जीत हुई और रशियंस को पीछे खदेड़ दिया गया। मिड 1915 तक आते आते जर्मन्स ने पोलैंड से भी रशियंस को निकाल दिया था, और इस तरह से उन्होंने रशियंस को अपने और ऑस्ट्रिया हंगरी के सेंट्रल पावर के जो मेन प्लेयर्स थे इनके बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर दिया था। यानी कि रशियन थ्रेट अब इस रीजन में खत्म हो गया। पहले तो जर्मन्स ने रशियंस को उन जगहों से निकाला जहां पे रशियंस ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद पीछे करते 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 1915 के एंड तक आते आते फाइनली जो जर्मनी लोग आगे बढ़ रहे थे उनको रशियंस ने रोका, और जहां उन्होंने रोका, जहां पे जो एक फ्रंट सा बन गया, वही फ्रंट जो रफली बन गया था वो इस वॉर के एंड तक वो फ्रंट वैसे ही बरकरार रहा। रफली थोड़ा यहां वहां हो रहा था, बट रफली वो फ्रंट वहीं पे था। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो ये था कि वेस्टर्न फ्रंट उतना बड़ा नहीं था जितना ईस्टर्न फ्रंट बड़ा था। ये लगभग 1600 किलोमीटर बड़ा था। बाल्टिक स्टेट से लेके ब्लैक सी तक इतना बड़ा ये ईस्टर्न फ्रंट था, और ये उतना रिजिड नहीं था जितना वेस्टर्न फ्रंट था। क्योंकि ये ईस्टर्न फ्रंट इतना लंबा था, इसीलिए जो यहाँ पे जो फौजी रखे गए थे, जो बटालियंस रखे गए थे, वो बहुत ज्यादा नहीं थे। इसीलिए जब कोई आर्मी अटैक करती थी तो उनके लिए इनिशियली सक्सेस पाना आसान होता था। बट वेस्टर्न फ्रंट पे ऐसा नहीं था। वहां पे जो ट्रेंचेस खुदे थे, वहां जो फ्रंट बने थे, उनको इधर उधर करना बहुत ही मुश्किल था। बट ईस्टर्न फ्रंट पे ये थोड़ा आसान था। जब 1915 के एंड तक आते आते जर्मनी ने पूरी तरह पीछे खदेड़ दिया रशियंस को, और उसके बाद वहां पे एक ईस्टर्न फ्रंट डेवलप हो गया, तो फिर वापस जर्मनी ने फोकस किया वेस्टर्न फ्रंट पे, और 1916 में फिर शुरुआत में वो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ वर्डन और द बैटल ऑफ सॉम, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स की जान गई थी। इसी दौरान जो जर्मनी का सबसे बड़ा एलाय था ऑस्ट्रिया हंगरी, वो लड़ाई में पड़ गए एक नए प्लेयर के साथ, और ये प्लेयर था इटली। अब इस सब में आप सोचेंगे कि इटली बीच में कहां से आया। इसकी कहानी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले दरअसल इटली सेंट्रल पावर्स के साइड पे थी, बट जब लड़ाई शुरू हुई तो इटली ने अनाउंस कर दिया कि वो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इटली में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जिनको ऑस्ट्रिया हंगरी से नफरत थी, क्योंकि वो उनके पुराने दुश्मन थे,
और उनको ये था कि हमको इनसे किसी तरह बदला लेना है। तो जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है, वेस्टर्न फ्रंट पे इतना एक्शन हो रहा है, तो उन्होंने एक सीक्रेटली जाके चुपके से इंग्लैंड के साथ एक उन्होंने ट्रीटी कर ली। ये जो एकदम गुप्त तरह से जो ट्रीटी साइन हुई, इसको कहते हैं द ट्रीटी ऑफ लंदन। इस ट्रीटी में इटली और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये समझौता हुआ कि इटली हमला करेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, और उसके बदले में जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो बॉर्डर वाला हिस्सा है जो इटली से लगता है, वो सारे एरियाज इटली के पास आ जाएंगे, और उसके बदले में वो हेल्प करेंगे अलाइड फोर्सेस की ये पूरे सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट। ऑब्वियसली ये यूनाइटेड किंगडम को ऑफर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जानते थे कि वो जर्मनी से एक तो वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं, ईस्टर्न फ्रंट पे वो रशिया के साथ लड़ाई कर रहा है जर्मनी, तो क्यों ना एक और फ्रंट खोल दिया जाए नीचे की तरफ, ताकि जो जर्मनी का जो नीचे वाला हिस्सा है ऑस्ट्रिया हंगरी, उनके ऊपर फिर पूरा खतरा मंडराने लगे। इसीलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह बिल्कुल खुली बाहों से यूनाइटेड किंगडम ने वेलकम किया कि आओ हमारे साथ, इटली को बोला कि हमारे साथ आके लड़ाई कर। तो एक्चुअली इटली लड़ाई में एंटर कर गई थी अप्रैल 1915 में ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ। बट यहाँ पे फिर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इटली लड़ाई में घुस तो गई थी, बट उनकी जो कंट्री थी, उनकी इकोनॉमी थी, वो वॉर को, इतने बड़े स्केल पे जो वॉर हो रहा था उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी इकोनॉमी अभी भी पूरी तरह एग्रीकल्चर पर आधारित थी। इसीलिए जब उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर अटैक करना शुरू किया, तब उनको पता चला कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको वहां पे जीत ही नहीं मिल रही। ध्यान रखिए कि यहाँ पे इटली अटैक कर रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, और ऑस्ट्रिया हंगरी की पोजीशन ऊंची थी, वो पहाड़ों पे थे, इसलिए उनके पास एडवांटेज था। जब इटालियंस ने देखा कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही हशर हुआ जो वेस्टर्न फ्रंट पे हुआ था, यानी यहाँ पे भी ट्रेंचेस खुद गए। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यहाँ जो ट्रेंचेस खुदे थे ये वेस्टर्न फ्रंट से इसलिए अलग थे क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट पे ट्रेंचेस सारे जमीन पे थे, नॉर्मल जमीन। बट इटालियन फ्रंट पे जो ट्रेंचेस खुदे थे वो एक्चुअली ग्लेशियर्स पे, हाइट पे खुदे थे, पहाड़ों के ऊपर, और वहां पे बहुत ठंडी थी, और उसके साथ साथ इतनी हाइट होने की वजह से वहां पे सोल्जर्स को अक्सर सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। तो इटालियंस साल 1915 में ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ाई में घुस तो गए थे, पर उनको वहां पे जीत बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी। 1915 से लेके 1917 तक कुल मिला के 11 ऑफेंसिव एक्शंस किए थे इटालियंस ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ, बट कोई खास जीत उनको मिल नहीं पाई, और दोनों तरफ, यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ और यहाँ इटली की तरफ, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। और इस वजह से इटालियन सोल्जर्स का जो मोराल है वो बहुत गिर रहा था, क्योंकि उनको बार बार ऑर्डर देते थे कि आपको अटैक करना है, और वो जीत पाते नहीं थे, क्योंकि उनके पास उतनी अच्छी लीडरशिप नहीं थी, उतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं था, और उनको पहाड़ों पर जाके अटैक करना था, तो ये बहुत ही मुश्किल काम था। और इस टाइप के लार्ज स्केल वॉर के लिए इटालियन लीडरशिप, इटालियन गवर्नमेंट और इटालियन इकोनॉमी तैयार नहीं थी। इटालियन सोल्जर्स का मोराल लगातार गिर रहा था, और वो बहुत ही डेस्परेट थे हेल्प के लिए, और इसीलिए वो रशियन से मदद मांग रहे थे कि आप ईस्ट साइड पे ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक करो, ताकि उनका ध्यान बटे और यहाँ पे हमको थोड़ी सक्सेस मिले। तो इटालियंस की इस रिक्वेस्ट का असर पड़ा रशियंस के ऊपर, और जून के महीने में, ये साल है 1916, अलेक्सी ब्रुसिलोव के लीडरशिप के अंडर रशियंस ने एक तगड़ा ऑफेंसिव एक्शन लॉन्च किया सदर्न साइड पे, यानी जो पूरा ईस्टर्न फ्रंट था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला हिस्सा था, जहां पे ऑस्ट्रिया हंगरी लोग डिफेंड कर रहे थे, वहां पे उन्होंने अटैक किया। ब्रुसिलोव ऑफेंसिव के स्टार्टिंग में रशियन सोल्जर्स का जो प्रदर्शन था वो अविश्वसनीय था, पूरी तरह अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि इतनी तेजी से रशियन मिलिट्री आगे बढ़ रही है कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो वहां पे जो फ्रंट बना के रखा था उससे 50-70 किलोमीटर अंदर घुस गए थे, और ऐसा लग रहा था कि अब ये जो है ऑस्ट्रिया हंगरी की यहाँ पे एकदम खात्मा हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस को कैप्चर किया रशियंस ने, उसके बाद हजारों लाखों ऑस्ट्रिया हंगरी के सोल्जर्स को बंदी बनाया गया। ब्रुसिलोव ऑफेंसिव की इतनी जबरदस्त सफलता को देखते हुए 27 अगस्त साल 1916 में एक और प्लेयर ने एंट्री की वर्ल्ड वॉर 1 में, और ये प्लेयर था रोमानिया, और इन्होंने एंट्री की रशिया की साइड पे, यानी अलाइड फोर्सेस की साइड पे, और इन्होंने भी फिर अटैक किया ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर। बट इस कंट्री में भी ये प्रॉब्लम थी, शुरुआत में थोड़ी सक्सेस मिली, बट इनकी भी कंट्री पूरी तरह रेडी नहीं थी इतने लार्ज स्केल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये फिर से लड़ाई से बाहर हो गए। शुरुआत में तो ब्रुसिलोव ऑफेंसिव बहुत ही सक्सेसफुल था, बट जैसे जैसे वो आगे पुश किए जा रहे थे, अपनी आर्मी को आगे लेके जा रहे थे, उनके जो सोल्जर्स थे वो एग्जॉस्ट हो रहे थे, बुरी तरह टूट रहे थे, थक रहे थे, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट के लिए उनका बड़ा भाई जर्मनी आ गया। और जब जर्मन फोर्सेस वहां पे आ गई, तब रशियंस ने देखा कि इनको वापस तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, और जब रशियंस आगे बढ़ते 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 कार्पैथियंस तक पहुंचे, वहां पे जाके ब्रुसिलोव ऑफेंसिव की जो ताकत थी वो पूरी तरह क्षीण हो गई, यानी खत्म हो गई। पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रुसिलोव ऑफेंसिव रशिया की सबसे बड़ी जीतों में से काउंट किया जाता है, परंतु इस ऑफेंसिव एक्शन को भी रोक दिया जर्मन्स ने, और एक बार फिर उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद की। आप पूरे वॉर में देखेंगे कि ऑस्ट्रिया हंगरी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर था सेंट्रल पावर्स का,
बट बार बार उनकी हेल्प करने के लिए जर्मन आते थे और उनको बचाते थे। तो इसी के साथ हम पहुंच गए साल 1917 में। अच्छा, यहां तक आते आते रशियन वॉर इंडस्ट्री तो डेवलप हो रही थी, बट बाकी जो रशियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरह धराशायी हो चुकी थी। जगह जगह पे हड़तालें हो रही थी, लोग रिवोल्ट कर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं था। सबसे बेसिक चीज होता है खाना, वो भी जब लोगों के पास नहीं है तो कैसे लोग सपोर्ट कर पाएंगे इस लड़ाई को। ये तो बात रही रशियन सोसाइटी की। वहां पे ईस्टर्न फ्रंट पे जो रशियन ट्रूप्स थे उनकी भी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने इतनी कैजुअलिटीज देखी थी, इतने सारे अपने कॉमरेड्स को मरते हुए देखा था, और उसके साथ साथ उनका मोराल भी टूट रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रुसिलो ऑफेंसिव में भी वो खास जीत हासिल नहीं कर पाए। आगे बढ़े फिर उनको वापस पीछे आना पड़ा। सोल्जर्स का मनोबल पूरी तरह टूट रहा था। बहुत सारे सोल्जर्स म्यूटिनी कर रहे थे, उन्हीं अपनी रेजिमेंट्स में आंदोलन कर रहे थे, और बहुत सारे सोल्जर्स तो डेजर्टर्स बन रहे थे, यानी भाग जा रहे थे। इस सब के बीच जो रशियन एम्परर थे जार निकोलस द सेकंड, उनको कोई सिंपैथी नहीं थी, ना अपने लोगों के प्रति ना अपने सोल्जर्स के प्रति। और वो यहां तक ऑर्डर्स दे रहे थे कि जो भी लोग ये दंगा फसाद कर रहे हैं, जो भी ये लोग मतलब स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उनके ऊपर जाके फोर्सफुली एक्शन लो और उनको दबाओ, उनके इस पूरे रिवॉल्यूशन को रोको। पर जब रशियन जनता का जो धैर्य था वो पहुंचते पहुंचते अपनी लिमिट पे पहुंच गया, अपनी हद पे पहुंच गया, तो फरवरी में हुआ 1917 में द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जार निकोलस द सेकंड को उनकी गद्दी से हटाने के लिए उनको मजबूर कर दिया। उनकी जगह पे जो नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि हम जनता को थोड़ी हेल्प करेंगे, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सोल्जर्स को हेल्प करेंगे, परंतु ये लड़ाई हम चालू रखेंगे। बट वो समय आते 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 जो रशियन आर्मी थी, उसका डिसिप्लिन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो पूरा लीडरशिप चेंज जो था वो पूरी तरह टूट चुका था। मार्च और अप्रैल के महीने में 1917 में लगभग 20 लाख रशियन सोल्जर्स आर्मी छोड़ के भाग चुके थे। अच्छा, ये सब होते हुए जर्मन्स देख रहे थे। वो जानते थे कि रशिया में इसमें बहुत टेंशन चल रही है, लोग क्रांति कर रहे हैं, यही मौका है कुछ अंदर से कुछ पैंतरा लगाने का। तो जर्मन्स ने क्या किया, उन्होंने इस बार थोड़ी चालाकी की। उन्होंने बैटलफील्ड पे नहीं, किसी और तरह से रशियंस पे वार किया। एक रशियन सेलिब्रिटी थे, बहुत ही पॉपुलर लोगों के बीच में, जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। उनको रशियंस ने कहीं पे तड़ीपार करके रखा था, तो जर्मनी ने उनको वहां से निकाला और उनको रशिया में भेजा अपनी ट्रेन से। और जब लेनिन वहां पे पहुंचे लोगों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी अब लड़ाई नहीं कर सकती, लोगों की हालत बहुत खराब है, हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल जाना चाहिए। ये सेंटिमेंट जो है लेनिन ने लोगों के बीच में फैलाया। और क्योंकि लोग इतना परेशान थे, हालत पूरी तरह खराब थी, इकोनॉमी पूरी तरह गिर चुकी थी, तो लोगों को लग रहा था कि हाँ, ये सही रहेगा, हमको वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो लेनिन को सपोर्ट बहुत तगड़ा मिल रहा था। तो नवंबर के महीने में साल 1917 में रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जिस रेवोल्यूशन के बाद लेनिन ने पावर अपने हाथ में ले ली और 7 नवंबर को लेनिन हेड ऑफ स्टेट बन गए। और उसके लगभग 1 महीने के बाद 15 दिसंबर साल 1917 को रशियंस ने आर्मिस्टिस पे साइन कर दिया जर्मनी के साथ, यानी ईस्टर्न फ्रंट पे सीजफायर हो गया, वहां पे अब कोई लड़ाई नहीं होगी। सीजफायर होने के बाद जर्मन्स और रशियंस के बीच में पीस नेगोशिएशन शुरू हुए, जहां पे जर्मनी ने कहा कि हमको तुम्हारा बहुत सारा हिस्सा चाहिए। उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स रखी और ये बात रशियंस को पसंद नहीं आ रही थी। उनको लग रहा था कि हमने लड़ाई बंद तो कर दी, अब कुछ रीजनेबल बोलो। बट जर्मन से कह रहे थे कि यहाँ पे इतनी बड़ी जो लड़ाई हुई है इतने लंबे फ्रंट पे, इसका हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो तुमको करनी होगी। बट क्योंकि रशियंस को जर्मन लोगों की डिमांड अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये जो पीस नेगोशिएशंस थे वो फरवरी साल 1918 में आके फेल हो गए। और जर्मन्स ने कहा, अच्छा ये बात है, तुमको लग रहा है कि हम तुमसे जीत नहीं सकते। वापस जर्मनी ने अटैक शुरू कर दिया ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर और रशिया में फिर बहुत तेजी से एडवांस करना शुरू कर दिया। अब यहां पे रशियन आर्मी जो थी पहले कमजोर हो चुकी थी, तो कुछ रेजिस्टेंस भी नहीं दे रहे थे वो लोग जर्मन्स को, और जर्मन्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब फाइनली जर्मन्स बढ़ते बढ़ते रशिया की कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग के 137 किलोमीटर की रेंज में आ गए, तब रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमको अब जो भी जर्मन्स मांग रहे हैं उस पर साइन करना पड़ेगा, नहीं तो अब हमारी कंट्री को पूरी तरह कैप्चर कर लेंगे जर्मन। तो मार्च 3 का वो दिन था जब रशिया ने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी पे अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस ट्रीटी का नाम था द ब्रेस्ट-लिटोव्स्क ट्रीटी, और इस ट्रीटी में इतनी सारी जो जर्मनी ने डिमांड रखी थी उन सारी डिमांड्स को रशियंस ने मान लिया। इस ट्रीटी के अंतर्गत रशिया का पोलैंड से पूरी तरह कंट्रोल हट गया। उसके अलावा कुछ बाल्टिक स्टेट्स थे, यानी लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इन तीनों जगहों से भी रशियन कंट्रोल खत्म हो गया। ये जगहें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के हाथ में आ गई। उसके साथ साथ रशिया को कुछ हिस्सा टर्की को भी देना पड़ा। इस ट्रीटी के बाद रशियंस को एक बहुत बड़ा उनका जो एरिया था उससे हाथ धोना पड़ गया था। इसके साथ साथ उनकी 1/3 पॉपुलेशन जो लगभग 55 मिलियन के आसपास थी, उस पॉपुलेशन से भी उनको अपना हाथ धोना पड़ गया। और इसीलिए रशिया में ये जो पीस बना, इस ट्रीटी को साइन करने के बाद जो शांति आई,
उस पीस को द शेमफुल पीस कहते थे, क्योंकि इतना बड़ा प्राइस उनको पे करना पड़ गया। लेनिन ने भी इस बात की बहुत कड़ी निंदा की कि ये पीस नेगोशिएशन नहीं है, ये जो आपने हमारे साथ किया ये समझौता नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी हरकत थी जिससे आप दिखा रहे हो कि आपने हमको पूरी तरह से जीत लिया है। पूरी रशियन जनता में इस ट्रीटी को लेके बहुत ही ज्यादा रोष था। बट अल्टीमेटली कुल मिला के बात यह है कि इस ट्रीटी के बाद रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन खत्म हो गया, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ईस्टर्न फ्रंट पे सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर की विजय हुई, जब 1918 में रशिया पूरी तरह लड़ाई से बाहर आ गया। एक बार जर्मनी ने जब ईस्टर्न फ्रंट को पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दिया, उसके बाद उन्होंने फोकस किया वेस्टर्न फ्रंट पे अपनी पूरी ताकत के साथ, और फिर वेस्टर्न फ्रंट पे यानी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे। ईस्टर्न फ्रंट के बारे में एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि मैं सोचता हूं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था उसके पहले जर्मनी लोग ये मानते थे कि रशिया ज्यादा बड़ा थ्रेट है, और रशिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना तगड़ा मैन पावर है, और मोबिलाइज अगर उन्होंने कर लिया तो रशिया को हराना मुश्किल होगा। पर देखिए हुआ ऐसा कि 1917 में ही रशिया लड़ाई से बाहर हो गया था, और 1918 में उन्होंने साइन कर दिया उस ट्रीटी पे जिसपे वो साइन नहीं करना चाहते। इस पूरी कहानी से कुछ बातें बहुत साफ होती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, संख्या बहुत ज्यादा है सोल्जर्स की, तो उसका एडवांटेज एक लिमिटेड एडवांटेज ही होता है। ये बात प्रूव हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ज्यादा प्रूव हुई कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए। आप सिर्फ अपने सोल्जर्स की संख्या को यूज करके किसी ताकतवर कंट्री से नहीं जीत सकते। उसके साथ साथ दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़ाई करते हैं सोल्जर्स फ्रंट पे, बट उनको सपोर्ट करने के लिए जो जनता घर पे बैठी है, जो सिविलियन जनता है, उसका पूरा सपोर्ट रहना चाहिए सोल्जर्स को, क्योंकि अगर घर में शांति नहीं है तो फ्रंट पे सोल्जर्स भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। 1970 तक आते आते जनता में इतना रोष फैल गया था, इतने आंदोलन हो रहे थे कि फ्रंट भी पूरी तरह टूटने लग गए, रशियन सोल्जर्स का मोरल टूट रहा था। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि कभी भी एक वॉर करके आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें आ जाती हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। लड़ाई की शुरुआत में रशियंस को, जर्मन्स को और बाकी जितने भी अलाइड नेशंस थे, सबको ऐसा लग रहा था कि रशिया को हराया नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास इतनी मैन पावर है। बट ये बात गलत साबित हुई। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री के बारे में क्या क्या सोचता हूँ, किन किन टॉपिक्स के बारे में, वो सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ। तो आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सिर्फ तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।